हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने ऑब्वियसली अब सुन लिया होगा। पिछले दो वीडियोस से मैं इस आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन के अंतर्गत आपको नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स करा चुका हूं। इस वीडियो में पार्ट 3 होने जा रहा है ये इस सीरीज़ का वीडियो, और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग बीपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए, जिनका जो प्रीलिम्स है वो सितंबर और अक्टूबर रेस्पेक्टिवली में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। सो पहली न्यूज़ आपको देखने को मिलती है वो है इंडिया का, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जो नंबर 1 इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो है यूएसए, देन चाइना, उसके बाद अभी जर्मनी है और उसके बाद इंडिया है। इंडिया ने जापान को पीछे कर दिया है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो है वो हो गई है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि यहाँ पर जब इस चीज़ की बात आएगी तो यूएस 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अराउंड इनकी इकोनॉमी है, चाइना 19 ट्रिलियन एंड देन जर्मनी 4.74 एंड इंडिया 4.19। और बहुत ही जल्द इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बनने वाली है। इसके अलावा जो कंसर्न वाली चीज़ है वो यहाँ देख सकते हो, जीडीपी पर कैपिटा। जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो इंडिया का देखो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू यूएसए, चाइना, जर्मनी एक्सेट्रास। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि 2.88 थाउजेंड है पर कैपिटा और अदरवाइज 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो हमारे इंडिया की है। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा एफडीआई का जो इनफ्लो है उसका डेटा 2024-25 का जो है वो आया था। तो अभी जो है 25-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कंक्लूडेड जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें डेटा 81.04 बिलियन था एफडीआई का इनफ्लो का डेटा। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये डेटा एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती है, बट थोड़ा सा आइडिया आपको जनरल अवेयरनेस के तौर पे होना चाहिए कि अराउंड 80 बिलियन हमारा जो है वो एफडीआई इनफ्लो है 2024-25 का। ऐसे ही जैसे फॉरेक्स रिजर्व है तो वो अराउंड 700 बिलियन है, जो हमारा मतलब इस तरह से चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, और ये आपकी जनरल नॉलेज की चीज़ एक तरह से रहती है। एग्जैक्ट फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस अराउंड 80 बिलियन इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। जहाँ एग्जैक्ट होगा आई विल टेल यू कि यहाँ पर एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर देखोगे सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रेसिपिएंट है, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जहाँ पर आता है एफडीआई वो रहता है सर्विस सेक्टर। इसके बाद आपका ये सर्विस सेक्टर में 19% है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ऑर्डर पता रहना चाहिए कि सर्विस सेक्टर इज द नंबर 1 सेक्टर वेयर द एफडीआई इज कमिंग, एंड देन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अगेन पहले सर्विस, उसके बाद सर्विस में मेनली कंप्यूटर चलाया जाता है, तो आप ऐसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, फॉलोड बाई ट्रेडिंग, जो स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग दूसरे तरीके की जो ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग हो गई इस तरह से। तो 3 जो कैटेगरी हैं यू जस्ट नीड टू रिमेंबर क्या क्या है। सबसे पहले सर्विस, एंड देन आपका है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड देन ट्रेडिंग, SCT। तो SC/ST हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है जिनके लिए जो हमारी पॉलिसीज लाई जाती हैं। तो SCT, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस SCT, सर्विस, कंप्यूटर एंड ट्रेडिंग। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई का इनफ्लो है, 39% शेयर। ये वाले डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, 80 बिलियन है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी फिर ऑर्डर पता होना चाहिए। ऊपर हमने SCT की बात करी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो ये हो गया आपका मकड़ी मतलब MKD। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड दिल्ली, दीज आर द प्लेसेज जहाँ पर आया है। कहाँ से आया है ये चीज़ यूपीपीसीएस 2024 में प्रीलिम्स में आई हुई है कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। सिंगापुर हो गया है, मॉरिशियस दूसरे नंबर पे हो गया है। रिसेंटली हुआ क्या है, मॉरिशियस से हमने एक डील साइन करी, और उस वजह से जो मॉरिशियस ये अर्लियर जो मॉरिशियस रहा करता था वो राउंड ट्रिपिंग
और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मॉरिशियस सबसे ज़्यादा एफडीआई लाने वाला जगह रहता था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब क्योंकि मॉरिशियस से वो चीज़ सॉल्व कर दी गई तो सिंगापुर नंबर 1 हो गया है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि सिंगापुर का क्या हिसाब किताब है, मॉरिशियस का क्या रोल है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। SMS, ठीक है, SMU यूनाइटेड स्टेट्स, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। SCT याद रख लेना कि सर्विस है, फिर कंप्यूटर है एंड देन ट्रेडिंग है। दूसरा याद रख लेना कि यहाँ कहाँ आता है, तो मकड़ी के पास आता है। SCT से सेक्टर है, मकड़ी जो है वो आपके स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन आपका दिल्ली। एंड इसके अलावा कहाँ से आता है तो उसमें सिंगापुर नंबर 1 है। कहानी याद रखना सिंगापुर मॉरिशियस वाली, और वहाँ से आपको ये चीज़ याद रहेगी। 2024 में यही क्वेश्चन आया था एजरसन रीजन में कि मॉरिशियस जो है वो एफडीआई इनफ्लोज में नंबर 1 है और नंबर 1 अब नहीं है, ऐसा करके कुछ था। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ये ट्रीटी की वजह से ये चेंज हमें देखने को मिला है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट 11 ईयर्स में कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 80 बिलियन वाला आंकड़ा याद रहना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024-25। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी। एनुअल रिपोर्ट अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनुअल रिपोर्ट जो आई थी सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 के अंदर ये रिपोर्ट्स जो हैं आरबीआई की यहाँ पर आती हैं, और ये साइज ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट कितना था, 76.25 लाख करोड़। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यू नेवर नो कब क्या आ जाए, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर थोड़ा सा, बट नहीं हो रहा तो कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये वाली 44,861 इतना कंटिजेंसी फंड जो है इसमें ट्रांसफ़र किया आरबीआई ने। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले दिस थिंग वाज इन द न्यूज़ कि जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से और ज़्यादा पैसे मांग रही थी, एंड आरबीआई ने पहले मना किया, बट बाद में एक कमेटी बनाई, विमल जालन कमेटी, एंड देन कमेटी ने रिकमेंडेशन की और फिर उसके बाद ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। तो वो वाली चीज़ जो अगर देखी जाए तो ओवरऑल सरप्लस यहाँ पे इतना सारा है 2,68,590 करोड़, तो 2 लाख के करोड़ अराउंड यहाँ पे सरप्लस है। 44,000 करोड़ इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, इतना कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफर हुआ है आरबीआई के द्वारा, और बैलेंस शीट है वो 76 लाख करोड़ की है। तो थोड़ा सा अगर डेटा याद कर सको तो कर लो, अदरवाइज कोई नहीं। 76 लाख करोड़ है, देन 2 लाख करोड़ है, देन 44,000 करोड़ है, ठीक है। ये लाख है, ये लाख है, और ये 1000 है। तो ये 2-3 डेटा अगर याद हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज कोई नहीं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन सो फार एज दिस आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इज कंसर्न। इसमें आरबीआई की बैलेंस शीट की बात है जो 76 लाख करोड़ है, इसके अलावा 44,000 करोड़ ट्रांसफर किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डेटा जो याद रख सकते हो वो है ये 44,000 करोड़ वाला, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। इसके अलावा और भी डेटा है, बहुत सारा डेटा है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू लुक एट द PYQs, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ आरबीआई रिटेल सीबीडीसी इन सर्कुलेशन सर्ज्ड बाय 334%। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे बढ़ रही है, तो 334% इंक्रीज। और जो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेशन, जो हाईएस्ट शेयर इन द बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेशन है वो 500 रुपये की है। तो 500 रुपये वॉल्यूम में और वैल्यू में 500 रुपये सबसे ज़्यादा यहाँ पर घूमता हुआ देखने को मिलता है, ऐसा आरबीआई ने बोला। आरबीआई ही ये सब करती है, तो दे हैव दिस ऑथेंटिक डेटा। इसके अलावा जो शेयर है काउंटरफीट नोट्स का वो 4.7% है। अगेन याद नहीं रहेगा, बट अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब वहाँ पे फॉरेन करेंसी और फेक करेंसी का इंटरनल सिक्योरिटी में मैटर पढ़ते हो, देन यू जस्ट नीड टू नो दिस थिंग, यू जस्ट नीड टू नो दिस फैक्ट इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आंसर्स इन सो फार एज द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक GS3 इज कंसर्न। तो आप वहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हो। आरबीआई प्रोजेक्ट्स इंडियन रियल GDP ग्रोथ जो FY26 की है वो 6.5%, ये आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा गया था, ओके। तो ये थोड़ा बहुत डेटा एनुअल रिपोर्ट जो है आरबीआई की लेके आते हैं। 76 लाख करोड़ है बैलेंस शीट का साइज, 44,000 करोड़ कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफर किया, एंड 2 लाख करोड़ जो है आरबीआई का सरप्लस है, ओवरऑल सरप्लस। और इस सरप्लस का कैश टू, और ये बाकी डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इसका मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, कैश टू GDP, ये सब आप लोग वैसे ही स्टैटिक में पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी अपडेट हुई थी, और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा पॉलिसी रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया गया 50 बेसिस पॉइंट, एंड नाउ इट इज 5.50%, ओके। सो दिस इज 5.5% यू कैन से। और क्योंकि आपको पता है कि एक पूरी जो ये कॉरिडोर होता है आरबीआई का, ये पॉलिसी कॉरिडोर होता है, अगर ये 5.5 है रेपो, तो इससे 0.25 कम हो जाएगा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग
25 कम हो जाएगा SDF। तो क्योंकि SDF आपको पता है कि जो सीलिंग और जो फ्लोर था, तो फ्लोर रेट SDF को कर दिया गया था। सो नाउ इट इज़ 5.25 एंड ऑटोमेटिकली जो 0.25 प्लस रहता है वो रहता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो वो है 5.75। स्टैटिक जो कॉन्टेक्स्ट है SDF क्या होता है, MSF क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 5.5 और 5.25 और 5.75 में ये डेटा है। 5.5 याद रख लो और कम ज़्यादा 0.25 आप कर ही लोगे। सो दिस इज़ द पॉलिसी कॉरिडोर, दिस इज़ द रेपो रेट, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा RBI ने ये बोला कि CPI इन्फ्लेशन जो होगी वो 25-26 में 3.7 होगी टोटल, ठीक है। तो 2025-26 द फाइनेंशियल ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग ऑन, बट यू नीड टू रिमेंबर कि RBI का प्रोजेक्शन 3.7 का है इन सो फार एज द CPI इन्फ्लेशन इज कंसर्न। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट PLFS डेटा, तो PLFS सबसे पहले PLFS जो है ये डेटा लेके आया इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल 2025 जो था वो यहाँ पे 5.1 था, और फर्स्ट मंथली रिलीज ऑफ दिस PLFS में जो रिपोर्ट आई थी। बेसिकली मंथली एस्टिमेशन होता है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जैक्ट डेटा, बट यू नीड टू नो द ट्रेंड, क्योंकि 2024 में प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आया था कि यूपी का डेटा और डेटा कुछ कंपेयर करके कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से बढ़ा है घटा है, तो उस तरह से क्वेश्चन आया था। पॉजिटिव माइंडसेट से अगर उस क्वेश्चन को करते कि सरकार के अगेंस्ट ना जाते और सिर्फ बोलते कि हाँ डेटा घटा है तो वो सही था, तो बस ऐसा करके करोगे, अगर अच्छा सोचोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ 2024। तो इस तरह से भी कभी कभी चीज़ें हेल्प करती हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होता है वो PLFS लाता है, जहाँ पे ये पता लगता है कि कितना जो यूथ है वो लुकिंग फॉर द वर्क और गेटिंग द वर्क, इस तरह से जब देखा जाता है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है। और सिर्फ जो वर्कर्स होते हैं उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपका WPR आता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी आता है। ये करंटली वीकली स्टेटस के हिसाब से CWS के हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल ओवरऑल अप्रैल 2025 का डेटा था उसमें 55.6 था जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। रूरल एरिया में 58 और अर्बन एरिया में 50.7 था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि 100% और 90% तो नहीं है, 50 के आसपास कुछ हिसाब चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही वीमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो अराउंड 41% था। यू जस्ट नीड टू नो दिस थिंग। रूरल अर्बन इतना ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PYQ देखोगे तो ये सब नहीं इतना ज़्यादा डिटेल में आता है। जो मेन डेटा आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो इस तरह का डेटा, और जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। ऐसे हर मंथली ये डेटा चेंज होते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम ही होते हैं। इसके अलावा PLFS जो है 2017 से ये रिपोर्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है। यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी जो हम बात कर रहे हैं 55, ये अप्रैल का है। अगर ओवरऑल पिछले साल का बात करोगे जुलाई 2023 से जून 2024 तो इट वॉज 60%। मैंने बोला कि बस अप्रॉक्स याद रखो कि अराउंड 60% है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 58.2 है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है। दिस इज इंपॉर्टेंट, 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अराउंड 2.4% है, ठीक है। सो यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है एज कम्पेयर टू इंडिया इन जनरल, ठीक। इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे पहले सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे इज कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो MHA के अंडर आते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस क्या है, यहाँ पे बेसिकली बर्थ रेट देखोगे, बर्थ रेट जो है वो 36 से 19% आ गया है। 1971 उस टाइम पे 36 था बर्थ रेट, अब कम हो गया है बर्थ रेट, 19.1 आ गया है। तो 19 जो है, 19 जो टीन का आखिरी ईयर है 19, ठीक है। 18, 19, 20 तो टीन नहीं होता, तो टीन का जो आखिरी ईयर है उतना हमारा बर्थ रेट है। याद रख लेना, ये टीन का जो आखिरी ईयर है, आखिरी जो नंबर होता है 19, उतना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बर्थ रेट। और ये सबसे ज़्यादा बिहार में है, सबसे कम अंडमान में है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा जगह याद रख लो, बिहार, अंडमान। डेथ रेट जो है वो आपका 14% से 6.8 हो गया है 2022 में, ठीक है। तो डेथ रेट
टू में 6.8% हो गया है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली कैसे याद रखोगे, देखो एक बार जब 2017 में क्या हुआ था, ये जो PLFS अभी पड़ा है इसका डेटा अराउंड 6.1% चला गया था, तो कहा जा रहा था 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक तरह से सरकार की डेथ आ गई होती कि अगर ये डेटा मतलब एक तरह से बहुत दिक्कत वाला था कि 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो जब 6 के अराउंड कुछ पहुंचा था तो डेथ आ गई होती सरकार की। तो ऐसे ही 6.8 है, ठीक है, तो वो 19 है और ये 6.8 है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। बर्थ रेट 19 है और डेथ रेट 6.8% है। छत्तीसगढ़ में जो है वो सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, क्योंकि ऐसे कर लो कि नक्सलवादी एरिया है, और चंडीगढ़ में सबसे कम डेथ रेट है। चंडीगढ़ में बहुत जगह बढ़िया है, एकदम ब्रॉडर एक जो ली कॉर्बूजियर का एक प्लांट सिटी है, तो वहाँ कोई रोड एक्सीडेंट भी नहीं होते होंगे। तो इन दिस वे यू कैन से कि यहाँ पे डेथ रेट कम है। छत्तीसगढ़ में कह सकते हो माओवादियों के चक्कर में ज़्यादा है। नंबर याद रख लेना 6.8, डेथ जो है वो वहाँ पे इस तरह से ये एवरेज है, और 19 जो है वो बर्थ रेट है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 26 है 2022 में। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, 26। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में है और सबसे कम जो है मणिपुर में है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 26 है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2022 में ये अराउंड 88 है। तो 26 और 88 वाले आंकड़े ये हो गए, ठीक है। तो IMR MMR जो है वो 2688 है, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर कि किसी का नंबर है, मान लो कि आपके घर में आपके किसी का ये नंबर है 2688, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ये 26 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। अगर 19 का आखिरी है वो आपका बर्थ रेट है, और अगर डेथ रेट पे चले जाओ तो डेथ कब हो जाएगी, अब 6.8 हो जाएगा, 6 जो है उसके अराउंड आपका ये है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अराउंड 55% है, और उसमें रूरल अर्बन वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 2023 में 58 था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% था, और यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.4% है। इसको 2-3 बार लिखोगे पेन लेके, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इस तरह से याद कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 2688 कर लोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये हो जाएगा। सो इतना काफ़ी रहेगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये सारा सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये केरला और छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट है, और यहाँ पे उत्तराखंड में लोएस्ट है। इन सो फार एज दिस सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे डेटा इज कंसिडर्ड। ये डेटा जो है ना ये काफ़ी ऑथेंटिक डेटा होता है, तो इस वजह से जब पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो रहा तो सेंसस के बाद दूसरे नंबर पे यही डेटा रहता है। तो आपको सेंसस के अलावा अगर कोई डेटा याद रखना चाहिए वो ये रहता है। तो यहाँ पे 914 से यहाँ पे 913, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। यहाँ पे केरला छत्तीसगढ़ में हाई है और उत्तराखंड में लो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तराखंड में पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों में लो है ये सेक्स रेशियो एट बर्थ। और एक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2022 में 2.0 हो गया है। बिहार में 3 है, और दिल्ली तमिलनाडु में सबसे कम है 1.3। तो 3 एंड 1.3 ये आपका क्या है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट का रेंज है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, और ये कम वाली जो जगह है वो दिल्ली और तमिलनाडु हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो है इंडिया का वो 2 हो गया है अभी, ठीक है, एज पर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये बेयर मिनिमम है जो आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा और डिटेल्स में हम यहाँ नहीं जाएंगे, और जो पुराना SRS है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो यहाँ पे प्रोविजनल एस्टिमेट्स है। वी कैन मूव ऑन, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डेटा आप अच्छे से कर सकते हो ऑब्वियसली। इसके अलावा अमलगमेशन ऑफ RRB, तो हुआ क्या है कि 26 RRB जो होते हैं वो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, 1975 में बने थे। 1976 का एक्ट था। अब ये डाउट में मत आ जाना कि बने पहले थे एक्ट बाद में आया, पहले बना दिए गए बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, जैसा कि बहुत जगहों पे होता है। तो 1975 में बने थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, ठीक है, और 1976 में ये एक्ट आया था।
26 को अभी 11 स्टेट्स के 26 RRB को मर्ज किया गया है। ये 4th फेज ऑफ अमलगमेशन है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। जो पॉलिसी इसको गाइड कर रही है वो है 1 स्टेट 1 RRB, और ये पॉलिसी नोटिफाइड करी है DFS ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। 1975 में बना था। फेज 1 में देखो ये 2006-10 की बात है। ये ईयर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। ये चौथा फेज है जहाँ पे 26 को यहाँ पे अमलगमेट या मर्ज किया गया है। इसके अलावा MSP ऑफ खरीफ क्रॉप 2025-26 के लिए MSP का डेटा आ चुका है। ये MSP जो है इसको फाइनलाइज कौन करता है? ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम होता है। और यहाँ पे खास बात ये है कि 14 जो क्रॉप है उनमें मूंग जो है पल्स क्रॉप है, इसको सबसे लोएस्ट हाइक मिला है 0.99% का। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। थोड़ा सा जो यहाँ अलग से दिया हुआ है, अदरवाइज आपको क्या बता रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खरीफ में MSP किसकी है, तो वो सीसमम की है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि सीसमम की जो MSP है वो सबसे ज़्यादा है 9,846। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीसमम की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नाइजर सीड की है, और मेन जो है आपको पैडी का पता रहना चाहिए डेटा के साथ कि कॉमन पैडी का 2369 है। ये डेटा के साथ याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। 2369, 23 याद रख लो बस। 23 का इंटू 3 करोगे तो यू विल गेट दिस 2369, और इसमें 20 बढ़ा दोगे तो यू विल फाइंड ग्रेड A जो है उसका है। और 0.99 जो सबसे कम लोएस्ट हाइक है वो है मूंग का। मूंग भी कम हाइक है बट है ये 8768। ठीक है, नंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मूंग का सबसे कम हाइक है, ये याद रखना। पैडी का 2369 याद रखना। सीसमम और नाइजर सीड का याद रखना कि इनका हाईएस्ट है 9,800 रुपये, 9,846 और 9,500। इस तरह से थोड़ा सा याद रखना। 3 चीज़ें याद रखोगे एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स BAHS यहाँ पे आए थे। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। ये लेटेस्ट डेटा है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, और वूल प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है, कश्मीर नहीं है, ये याद रखना। वूल प्रोडक्शन में राजस्थान 47% है और जम्मू कश्मीर 23% है, तो राजस्थान नंबर 1 है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। मिल्क प्रोडक्शन यू नो कि सबसे ज़्यादा जो एनिमल, मतलब इस तरह से यूपी याद रखोगे, एंड देन एग में आंध्रा याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा मीट में वेस्ट बंगाल। ठीक, इसके अलावा राजस्थान वूल प्रोडक्शन में। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और एग प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 है, जबकि इंडिया में जो आंध्रा है वो नंबर 1 है एग में, और यूपी नंबर 1 है मिल्क में। राजस्थान जो है वो वूल में नंबर 1 है, और मीट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स एज इट इज़। ठीक है, इसके अलावा ऊपर हमने देखा था प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप। अब लेट्स सी द प्राइस फॉर राबी क्रॉप। तो यहाँ पे भी अगेन राबी क्रॉप में भी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, जैसे वहाँ हमने वीट पैडी का याद करा था 2369, हमने याद किया था 0.99% जो है वो इतना कम हाइक हुआ है मूंग का। इसके अलावा हमने सीसमम और नाइजर सीड का ऑर्डर देखा था हाईएस्ट टू, मतलब जो सेकेंड टॉप 2 वहाँ पे लिस्ट में थी। सिमिलरली यहाँ पे आपको याद रखना है, जब वहाँ पे 2369 था, यहाँ पे 2425 है, तो वहाँ पे ट्रिपल करना था 23 का, और यहाँ पे 24 के एक आगे चले जाना है। 2425 इज द अमाउंट फॉर वीट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा लेंटिल जो है वो सबसे ज़्यादा है 6700। ये 2 चीज़ें आपको राबी और खरीफ की इस तरह से याद होनी चाहिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, और क्रॉप तो पता होनी चाहिए कि राबी में क्या आता है और खरीफ में क्या आता है। ठीक है, तो वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, सेफ्लावर, इतना याद कर लो। इतनी याद करने के बाद वीट का अपोजिट राइस कर दोगे तो वो हो जाएगा खरीफ। ऐसे ही बार्ले का अपोजिट कर दोगे आप, अपना बार्ले का अपोजिट यहाँ पे जवार, बाजरा, रागी ये कर दोगे। ठीक है, बार्ले के अपोजिट मिलेट्स में। ऐसे ही ग्राम अगर यहाँ आ गया तो अरहर, मूंग और जो आपका दूसरी जो दाल होती हैं, ठीक है, वो आपकी वहाँ चली जाएंगी। इसके अलावा लेंटिल और ये यहाँ से ये डिफरेंस हो गया। रेपसीड और मस्टर्ड यहाँ हो गया, तो बाकी के जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी ऊपर खरीफ में आ जाएंगी। ठीक है, रेपसीड मस्टर्ड के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे सनफ्लावर आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएगा। ठीक है, और मेज़ भी यही है, और इस तरह से आप
और कॉटन अलग से रहता है। तो आप ऐसे करके कुछ निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राबी क्रॉप। यहाँ पे 2425 याद रखना है, 6700 एक सबसे ज़्यादा जो है लेंटिल मसूर का है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा एडवांस्ड एस्टिमेट फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, बस बेसिक पता होना चाहिए कि ठीक है हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंदर बेसिक एक वो बनता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका एक ओलेरी कल्चर आता है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर आता है। फ्लोरिकल्चर आपका फ्लावर्स होता है। ओलेरी कल्चर जो होता है ये साइंस एंड टेक साइंस का जो है बेसिक है। ओलेरी कल्चर जो होता है वो वेजिटेबल्स होता है, ठीक है। आर्बोरी कल्चर जो होता है वो आपका ट्री होता है। तो इस तरह से ओलेरी, आर्बोरी, फ्लोरी और ये सारे कल्चर जो हैं आपको पता रहने चाहिए। इसके अलावा थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स और ये सब, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बस बेसिकली इतना याद रख लो कि फूड प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 3539 लाख मेट्रिक टन है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ऑयल सीड जो है वो 426 लाख मेट्रिक टन है। शुगर केन और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बेसिक दो चीज़ें, दो नंबर अगर आप याद कर सकते हैं तो ये मेंस में भी काम आएगा। क्योंकि मेंस में क्या होता है, जैसे मेंस का कुछ आंसर लिख रहे हो देन फूड ग्रेन और ये चीज़ आपको वहाँ पे वैल्यू एडिशन का काम करती है बहुत अच्छे से। तो याद कर ही लो इसको, 426 ये है और 3539 ये है। ऐसे ही 2369 जो है वो पैसे थे पैडी के, और यहाँ पे हमने 2425 देखा था। थोड़ा और चले जाओगे आगे तो 3539 आ जाएगा। 2688 तो याद ही होगा, 2688 IMR और MMR। उसके अलावा 3.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी याद रहा होगा। तो इस तरह से चीज़ों को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और थोड़े टाइम में अपने आप ही याद हो जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में इंडिया जो है अगर एक्सपोर्ट के मामले में, पहले ये जो डेटा है ये मर्चेंडाइज का डेटा है 2023 का, तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 18वें नंबर में है। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया जो है वो 1.8% शेयर इंडिया का है इन सो फार एज द एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। तो अगर 100 पूरा एक्सपोर्ट है अलग अलग कंट्रीज का, ग्लोबल एक्सपोर्ट अगर 100 है, तो उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 2023 में 2 से थोड़ा कम 1.8 आया था। तो ये चीज़ याद रखना, एक्सपोर्ट्स में 1.8 आता है और इसमें इंपोर्ट में 2.8 आता है। नंबर याद रखना चाहो तो 9th और 18th ऐसे मल्टीप्लाई में याद कर लो कि एक्सपोर्ट में गंदी रैंक है तो 18वीं रैंक है, इंपोर्ट में अच्छी रैंक है। वैसे तो इंपोर्ट में अच्छी रैंक होना गंदी बात है, तो वो 9 है। 9 और 18, 2.8 और 1.8। ग्लोबल एक्सपोर्ट वाला जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन की जब आप डेटा फैक्ट्स या विजन IAS का जब पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, नया एक्सपोर्ट का ग्लोबल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 1.8 है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट में 2.8 है इंपोर्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.8 ये वाली चीज़ हमारी पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1.8 है तो इसको बढ़ाना है। सिमिलरली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। तो एक्सपोर्टर के मामले में इंडिया 7वें नंबर पे आता है 4.4%, और इंपोर्ट सर्विस इंपोर्ट में 9वें नंबर पे आता है 3.8। तो दोनों में ही एक्सपोर्ट का डेटा इंपॉर्टेंट है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हम 1.8 पे हैं और इस वाले एक्सपोर्ट में 4.4, 7th रैंक पे हैं, थाला फॉर द रीजन। तो 7th रैंक पे सर्विस एक्सपोर्ट में है और वहाँ पे 18th रैंक पे रैंक, यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ रैंक और ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। कुछ वैसे डेटा हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड एनालिसिस पता रहना चाहिए, ठीक है। कि एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली कम है तो 2 से थोड़ा कम 1.8, और सर्विस के में ज़्यादा है तो 4 से थोड़ा ज़्यादा 4.4, ठीक है। इस तरह से याद रख लो। और 1.8 है तो उसमें इंपोर्ट 2.8, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, और इंपोर्ट सर्विस में 3.8, ठीक। तो इसको थोड़ा सा इस इमेज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको बस याद रखो। 1.8, 4.4, 9, 18, 7 ये सारी रैंक है, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग, इतना ही याद रखना है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर देखोगे पाओगे सब फालतू लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन लाता है, अंकटाड, ठीक है। इसका रिसेंटली नाम वगैरह भी चेंज हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, शायद कॉन्फ्रेंस हटा दिया है तो UN टाड कर दिया है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके। सो दैट इज़ द अनदर इशू, बट ठीक है। अंकटाड जो है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लाता है। 1991 से ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश होती है। ये रिपोर्ट में इस बार की जो थीम थी वो थी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल कोऑपरेशन गवर्नमेंट, सॉरी। तो डिजिटल गवर्नमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड
डिजिटल गवर्नमेंट। तो देखो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट की तो बात करेगी ही, तो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने की बात करेगी। एंड ये थोड़ा अलग हो जाता है डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक, तो डिजिटल गवर्नमेंट न्यूज़ में चल रहा है, डिजिटल गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, तो ये सारी चीज़ है। इंडिया की रैंक 20 है। एफडीआई का हमने ऊपर देखा था, अगर याद करोगे 80 बिलियन के अराउंड था, ठीक है। सेक्टर कौन से थे, एससीटी था, मैंने बोला था एससी एसटी है वल्नरेबल, तो एससीटी याद कर लो। इसके अलावा मकड़ी थी, मकड़ी क्या था, महाराष्ट्र कर्नाटका दिल्ली, यहाँ पे आता था, यहाँ पे आता था इन स्टेट्स में और इन सेक्टर्स में। इसके अलावा आता कहाँ से था, तो वहाँ से हमने देखा था कि सिंगापुर अभी नंबर 1 है, क्योंकि मॉरिशियस नंबर 2 हो गया है, क्योंकि उसके साथ हमने ट्रीटी साइन कर ली है 2024 का। यूपीपीसीएस का ये पीवाईक्यू था, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक 20th है, ठीक है। तो हमने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया एफडीआई के डेटा में। और इस बार की जो रिपोर्ट की जो वो थी थीम, वो थी डिजिटल गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। तो कॉमन सेंसिकल चीज़ है, इतनी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, वही चीज़ें यहाँ सब लिखी हैं। टॉप एफडीआई रेसिपिएंट इन 2023, यूएसए सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएसए में जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड जो स्कीम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल, वो यहाँ खुला हुआ है, मारुति सुजुकी इंडिया। ये कहाँ खुला है, मानेसर हरियाणा, बस इतना याद रखना है आपको। इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ खुला है, मानेसर हरियाणा में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की फैसिलिटी में, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इतना सा। इसके अलावा यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो यूके क्या कर रहा है, यूके का गोल चल रहा है डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड, तो रिसेंटली उसने कुछ ज्वाइन भी किया था और अभी यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। यहाँ पे टोटल ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा यूके का इंडिया का है 42.6 बिलियन, ये डॉलर नहीं है, यूरो है, ठीक है। इंडिया वॉज यूकेज 11th लार्जेस्ट पार्टनर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। इसके अलावा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब इसमें होगा क्या, देखो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ट्रेड एलिमिनेशन हो जाता है, टैरिफ लाइन में 99% और नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, यहाँ पे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। लास्ट टाइम एक्टा पे क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप यूके का इस पर वैसे तो नहीं आएगा बट ठीक है, यूके है तो याद रख लो। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट होता है पीईबी, क्या है नाम इसका, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने लिफ्ट किया है सक्सेसफुली, वर्ल्ड बैंक इंडियाज पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक लेके आया था, पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट। तो इंडिया ने सक्सेसफुली 171 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी, आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी किया है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, अगर 2.15 यूएसडी पर डे से हम कम कमाते हैं तो हमें कहा जाएगा कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के पार्ट हैं, 2.15। तो ऐसे कितने लोगों को, 171 मिलियन लोगों को, ऐसे लोगों को पॉवर्टी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है इंडिया ने। ऐसा वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जो है पीईबी, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ पीईबी, ये आई थी, वर्ल्ड बैंक की थी, 171 मिलियन की बात है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा ये जो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, विजिंजम, ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में। ये यहाँ पे सी पोर्ट जो है इसका, विजिंजम वाले का उद्घाटन जो फर्स्ट ये यहाँ पे किया गया। इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है तो यहाँ थोड़ा सा पॉज होगा एंड देन दे विल गो, तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसा होता है। और ये डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पहला इंडिया का है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। इसकी डेप्थ जो है वो नेचुरल डेप्थ है 20 मीटर। आपको पता है जो ईस्टर्न कोस्ट होती है वहाँ डेप्थ नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट में जो है डेप्थ ज़्यादा होती है, नेचुरल डेप्थ और वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो जोग्राफिकल फिनोमेना है जो, ठीक है, वो सब डाउनग्रेड और वो आपको पता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 20 मीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये चीज़ याद रखना। डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इंडियाज़ फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट इक्विप्ड विद एआई ड्रिवन कंट्रोल रूम, ये भी यही पोर्ट है विंजिजम वाला। इसके अलावा कंट्री का पहला इंडिजीनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे है, वीटीएमएस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पहला इंडिजीनस यहाँ है, एआई ड्रिवन भी है, इंडिजीनस है, ये सब चीज़ें याद रखना। इसके अलावा डीवीएफओटी बेसिस पर बना है। डीवीएफओटी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पीपीपी प्रोग्राम, जहाँ पे क्या होता है, पीपीपी में डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, डीवी4, ठीक, डीवी4 याद रखना। अडानी और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल, ये अडानी पोर्ट की हेल्प से ये बना हुआ है, ठीक। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। विंजिजम कहाँ पे है, विंजिजम
विजहिनिज्म जो भी है, वॉट एवर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरला में डी वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक, और अडानी की हेल्प से बना हुआ है, और वेसल ट्रैफिक यहाँ पे BTMS और बाकी AI वगैरह यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा 5 न्यू नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने हैं फॉर स्किलिंग, स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने हैं। नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत यहाँ पे 5 कितने 5, ये याद रखना, डेट कभी कभी डेटा भी आ जाता है, कितने बने हैं, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनको बने हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, बजट में अनाउंस हुई थी, अनाउंसमेंट मेड अंडर बजट 24-25 एंड 25-26, 60,000 करोड़ का यहाँ पे था। स्टेट का शेयर 20,000 करोड़ है और इंडस्ट्री का शेयर 10,000 करोड़ है, तो एक तरह से सबने यहाँ पे हेल्प करी है। और सेंट्रल शेयर बाय एन एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 50% ऑफ द सेंट्रल शेयर इनका भी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और इनका पार्ट है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग यहाँ पे 5 जगहों पर बनाया जा रहा है, ठीक। सेमीकंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश, बेसिकली आपको इतना सिंपल सा याद रखना है कि सेमीकंडक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का जो है सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जॉइंट वेंचर और इस तरह से यूनिट्स बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, SCL और फॉक्सकॉन के साथ SCL जो है वो यहाँ पे यूपी में गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे जेवर, टुगेदर दे विल सेट अप अ प्लांट नियर जेवर के पास गौतम बुद्ध नगर में। जो फॉक्सकॉन और SCL ईडा के साथ कोलेबोरेट करके, जो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब मिलके हेल्प करके जेवर में क्या बनाएंगे, एक सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएंगे। और सेमीकंडक्टर यूनिट क्या करेगी, डिस्प्ले जो चिप वगैरह है ये सब अलग अलग, पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूजफुल होती है, तो वहाँ अलग अलग प्लांट में 20,000 वेफर्स पर मंथ बनाई जाएंगी, 36 मिलियन पर यूनिट्स पर मंथ यहाँ पे डिजाइन आउटपुट कैपेसिटी। तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं क्या होगा, बट जगह इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध नगर जेवर के पास ईडा, और ईडा के साथ आपका रहेगा जो आपका मेन फॉक्सकॉन और SCL है, ये मिलकर एक सेमीकंडक्टर यूनिट बना रहे हैं। इसके अलावा 5 सेमीकंडक्टर यूनिट पहले से हैं, ये 5 में 4 जो हैं वो गुजरात में है, 1 असम में है और 1 अभी यूपी वाली हमने पढ़ी, तो टोटल 6 पढ़ ली, ठीक है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर योर एग्जाम। अभी यूपी में 6 जगह मेट्रो है, इसके अलावा 6 जगह और भी 6 जगह, मतलब 6 नंबर बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, तो 6 जगह एयरपोर्ट भी है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 6 जगह ही ऐसी थी जहाँ पर इंडस वैली साइड जो है वो हुआ करती थी यूपी के अंदर। तो ये सारी 6 वाली डिटेल्स हैं, और 6 इसका भी नंबर हो जाएगा अब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा 1 असम में है और बाकी 1 यूपी में है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा 6 जो हैं वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो यूपी में बन रहा है, यूपी और तमिलनाडु में बन रहा है, तो जो यूपी में बन रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके 6 नोड हैं। उसमें भी क्या क्या आता है, आगरा, लखनऊ, झांसी चित्रकूट, लखनऊ कानपुर और आगरा और अलीगढ़, ठीक है। तो इस तरह से 6 उसमें, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी, इस तरह से 6 नोड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी हैं, 6 मेट्रो हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 6 ये हो गए, उसमें से 4 गुजरात में, 1 असम में, 1 यूपी में। ये फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये जो है, जो अभी मैंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी, ऐसे ही एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलग है जो यूपी और तमिलनाडु में बन रहा है, यूपी वाले में 6 नोड हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए। दूसरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो डिफेंस की बात नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और उसको बनाने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने यूपी SIDA ये जो हमारी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साथ और स्टेट, ये सब इन्होंने वो करा है एग्रीमेंट। तो इसके 2 मतलब जैसे उसके 6 नोड थे, और इसके जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके 2 क्लस्टर हैं, IMC आगरा एंड IMC प्रयागराज। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, IMC आगरा और IMC प्रयागराज। IMC मतलब इंडस्ट्रियल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आगरा है, IMC ये एक नोड है, और एक दूसरा आपका प्रयागराज है। ये 6 नोड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, याद रखो 6 नोड हैं यूपी वाले में, और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें 2 जगहों से ये है, 2 इसके क्लस्टर्स हैं, आगरा और प्रयागराज। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, 1-2 बार कर लो, यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा NPS वात्सल्य
होता क्या है कि वात्सल्य का मतलब होता है माइनर्स, ठीक है, जो 18 के नहीं हुए उनको वात्सल्य बोलते हैं। तो वात्सल्य ये बेसिकली है क्या, ये एनपीएस वाली स्कीम आपको पता है कि पीएफआरडीए जो है वो पेंशन वगैरह के लिए एनपीएस चलाता है। एनपीएस वात्सल्य क्या है कि इसमें क्या होगा, हेड स्टार्ट इंश्योर करने के लिए। हेड स्टार्ट क्या है कि 18 का जब हो जाएगा बच्चा, फिर उसकी जॉब लगेगी एंड देन ही और सी विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द एनपीएस। फिर वो जब 60 के होंगे, रिटायर होंगे, देन दे विल गेट दिस पेंशन। लेकिन अब इससे क्या हुआ, 18 का तक का टाइम चला गया, फिर बेरोजगार रहेगा या तैयारी करेगा या करेगी, तो उस टाइम पे भी टाइम जाएगा। तो अगेन फिर जॉब लगेगी, तो बहुत यहाँ पे टाइम लग जाएगा, 18 प्लस ये सारा। तो एनपीएस वात्सल्य क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जो माइनर बच्चा है, चाइल्ड जो है 18 का नहीं हुआ है, उसके जो पेरेंट्स हैं, दे विल ओपन द एनपीएस वात्सल्य अकाउंट, दे विल कंट्रीब्यूट इन दिस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। और बाद में जब ये एनपीएस ये हो जाएगा बंदा या बंदी, तो देन दे कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग देयर ओन एनपीएस अकाउंट, और ये एनपीएस वात्सल्य एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस सिंपल सी ये बात है, क्योंकि ये बाद में एक्सटेंड होके एग्जिस्टिंग एनपीएस में मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे भी इंश्योर, पहले से जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल गिव द काइंड ऑफ हेड स्टार्ट। बस इतनी सी बात है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या, 18 से कम का होना चाहिए। इसको रेगुलेट कौन करता है, एक चीज याद रखना बहुत ध्यान से, जो एनपीएस है और एक होता है ईपीएस, ठीक, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो एनपीएस को जो करता है वो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए करता है, लेकिन ईपीएस को आपका ईपीएफओ करता है, जो यूपीएससी एग्जाम कराता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 है पर एनम है, ठीक, याद रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह 1000 पर एनम है और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिसेंटली ये आई थी, तो बात चल रही थी कि ओपीएस वापस लाओ, एनपीएस चल रही है, ये बात आई कि क्योंकि ओपीएस में क्या होता था, लास्ट सैलरी का आधा मिलता रहता था, यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय से नहीं लिया जाता था, वो एक सैलरी की तरह ही पैसा मिलता था। इस वजह से क्या होता था कि करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाता था, तो एनपीएस लाई गई। एनपीएस में क्या होगा, सैलरी से कट के जो पैसा होगा वो शेयर मार्केट और बॉन्ड्स और सब जगह इन्वेस्ट होता रहेगा, और रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन के फॉर्म में जो भी पैसा बनेगा वो मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। बट यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब नई लाई गई है, ये एनपीएस और ओपीएस के बीच का मिडल पाथ है। इसमें क्या है, ये स्कीम बेसिकली आपको यहाँ पे जो एनपीएस और ओपीएस दोनों के फीचर यहाँ पे हैं। एनपीएस का फीचर क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, तो जो एनपीएस वाली चीज़ यूपीएस में भी है कि एम्प्लॉय तुम अब भी कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। जो आपका दूसरा ओपीएस का जो फीचर था उसमें यह था कि आपके कंट्रीब्यूशन और रिटर्न से मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ कंट्रीब्यूशन तो होता भी नहीं था, और सीधा सरकार जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका आधा आपको दिया करती थी। तो यहाँ पे लास्ट सैलरी का आधा तो नहीं किया गया, यहाँ बस फिक्स अमाउंट ये कर दिया गया कि लास्ट 1 साल की जो बेसिक पे होगी उस बेसिक पे का आधा कर दिया जाएगा। तो बेसिक पे तो वैसे ही बहुत कम होती है, बट एटलीस्ट ये है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स की जो वॉलेटिलिटी थी, पहले एनपीएस का पैसा उसमें जाता था, तो वॉलेटिलिटी रहने की वजह से हो सकता था कि मे बी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक मिनिमम जो है वो सैलरी से लिंक कर दी है, बट वो सैलरी से फाइनल ड्रॉन सैलरी से नहीं करी है, फाइनल ड्रॉन बेसिक सैलरी या बेसिक पे से करी है। तो अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट द हर्डल, क्योंकि बेसिक सैलरी बहुत कम होती है, बेसिक पे बहुत कम होता है। ये एनालिसिस आपको पता रहना चाहिए। तो बेनिफिशियरी क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अभी भी रहेगा। तो एनपीएस का एक फीचर लिया, ओपीएस का एक फीचर लिया, दोनों को मिला के मिडिल पाथ में यूपीएस बनाया गया है। सिंपल सी ये बात है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। जो सरकार है उसका कंट्रीब्यूशन 18.5% ऑफ द बेसिक सैलरी है। डियरनेस अलाउंस जो है वो दोनों में एडिशनल है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। बेसिक पे जो लास्ट के 12 मंथ जैसे जो रिटायरमेंट के पहले लास्ट के जो रिटायरमेंट से जस्ट जो लास्ट के जो 12 महीने होंगे उनका जो एवरेज बेसिक पे होगा, उस एवरेज बेसिक पे को आधा किया जाएगा, जो भी पैसा बनेगा वो मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, जब 25 साल सर्विस में हो जाएंगे तब। अब मान लो किसी के 25 नहीं हुए तो उसे ये नहीं मिलेगा। तो 10 तो किए होंगे मिनिमम, अगर 10 किए हैं तो 10,000 मिल जाएगा। फिर ये कैलकुलेशन 50% और ये नहीं किया जाएगा। तो 10 साल किए हैं तो भी ये मिल जाएगा,
लेट से 15 साल की है तो दूसरे वाले के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो 10,000 मिलने लगेगा शांति से। अदरवाइज 25 साल हो गए तो ये 50% वाला रूल देख के वो चीज़ मिलेगी। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, इतना ही सा है। और यही चीज़ नीचे दोबारा लिखी है। महाराष्ट्र याद रखना कि पहला स्टेट बना था जिसने इम्प्लीमेंट किया था यूपीएस को, ठीक। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, यूएन की रिपोर्ट है, और इसमें 190 आउट ऑफ 193 कंट्रीज हैव प्रेजेंटेड नेशन वाइड एसडीजी एक्शन प्लान है। और टॉप जो रीजनल प्रोग्रेस है वो ईस्ट और साउथ एशिया में हुई है, ठीक है, एशिया यहाँ पे अच्छा कर रहा है। टॉप रैंकिंग फिनलैंड की है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्लोबल एसडीजी ऑफ ट्रैक, सारा एसडीजी कोई भी कंट्री टारगेट सारे एसडीजी को फुलफिल करने के उसमें नहीं है। तो फिनलैंड है नंबर 1। ऊपर हमने देखा था फन में भी फिनलैंड, मतलब फिनलैंड आगे है, फन मतलब हैप्पीनेस, और फिनलैंड एसडीजी में भी आगे है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग 2025 में 99 है, स्कोर 67 है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखना। रैंक कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि रैंक कितनी है, और 4 ऑप्शन दे देगा, 99, 100, 101 ऐसे करके, ठीक। तो 99 रैंक है एसडीजी में, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। और इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो बस वो CAA वाले देश निकाल दो इंडिया के बगल में। CAA वाले देश कौन से थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको निकाल दो तो बचा क्या? भूटान बचा, नेपाल बचा, मालदीव्स बचा, श्रीलंका बचा। ये सारे बेटर कंडीशन में है एज कम्पेयर टू इंडिया इन सो फार एज द परफॉर्मेंस इन यूएन एसडीजी इज कंसर्न। तो CN ये वाले चीज़ हटा दो। इसमें देखो अफगानिस्तान का तो डेटा लिखा नहीं है, बट ठीक है, इसको इमेजिन कर लो कि इसे भी हटा दिया, ठीक है। बांग्लादेश और ये जो है पाकिस्तान, दे आर लैगिंग बिहाइंड, और बाकी सारे जो हैं भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, दे आर इन द गुड पोजीशन। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, IEA की रिपोर्ट है। ये पहले नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी होगी, पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो IEA की रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। 2.2 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पे एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है। कौन सी एनर्जी में? ये मतलब टोटल, मतलब विच इज डबल्ड द 1.1, ये मतलब क्लीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है 2025 में, ये प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि 2.2 ट्रिलियन होगा, डबल ऑफ ये आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है आपका 1.1 ट्रिलियन, ठीक है। तो 1.1 ट्रिलियन इधर है, 2.2 ट्रिलियन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में जो है वो चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इंडिया का रिन्यूएबल पावर इन्वेस्टमेंट रोज फ्रॉम 13 बिलियन इन 2015 टू 37 बिलियन इन 2025, ठीक है। 37 बिलियन हमारा अभी का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 5th एडिशन ऑफ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, ठीक। तो CBIC कॉन्क्लेव दिल्ली में हुई, वहाँ पे नेशनल टाइम रिलीज स्ट्रेटेजी जो स्टडी है वो यहाँ पे आई सामने निकल के। तो टाइम रिलीज स्टडी क्या है? इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जो प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव असेसमेंट टाइम टेकन फॉर द कार्गो रिलीज, हेल्पिंग टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस। जो कार्गो रिलीज करने का जो टाइम रिलीज स्टडी का मतलब ही ये है कि टाइम रिलीज करने में कितना टाइम लगा कार्गो को। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी वगैरह को बताता है। 3 एडिशनल पोर्ट्स जो हैं उनका यहाँ पे कवरेज बढ़ा है। कोची, ये जो घरी हरसराव करके है, और जलगांव करके है, तो जयगांव है। ये आपको थोड़ा बहुत नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस TRS थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है। टाइम रिलीज स्टडी, टाइम टेकन बाय कार्गो रिलीज, हेल्पिंग इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द पोर्ट एक्सेट्रा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में या 21 में, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, UNDP इसको निकालता है। अब खास बात ये है, इसकी खास बात याद रखो वरना पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। 2025 की रिपोर्ट है। SDR is released in 2025, primarily reports data from 2023। तो 25 में रिपोर्ट है और 2 साल पहले का डेटा है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब पेपर में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। तो SDR अपने आप में अच्छी रिपोर्ट है, अलग रिपोर्ट है, तो इसके काम भी अलग हैं, ठीक है। टाइटल क्या है? मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन की बात कर दो, डेवलपमेंट की बात कर दो। डेवलपमेंट क्या होता है? चॉइसेस होता है, ठीक है। किसने बताया था? महबूब हक, अमर्त्य सेन, सबने यही बोला था कि क्या होता है कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट चॉइसेस, है ना। जब ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो हम कहते हैं डेवलपमेंट हो गया। तो मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, तो ये याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है
ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सॉ इट्स स्मॉलेस्ट इंक्रीज सिंस 1990, बहुत कम इंक्रीज हुआ। आइसलैंड जो है वो टॉप किया है इसमें, आइसलैंड नंबर 1 है। इंडिया का सब कुछ याद रखना, 130 रैंक है और 0.685 स्कोर है। पिछले बार रैंक 133 था। पिछले बार का याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। तो जो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके पिछले बार के इस बार के थोड़ा उनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा आपका एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। तो जैसे ही इनइक्वालिटी को एडजस्ट करोगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी इंडिया में ज़्यादा है, तो इंडिया की जो वैल्यू है वो 30% लोअर हो जाएगी HDI से। मतलब जो अभी हमने देखा था 0.685 वो अपने आप ही 10 रैंक हम रिड्यूस हो जाते हैं जैसे हम इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर देते हैं। इनइक्वालिटी 30.7 है एज पर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनइक्वालिटी एडजस्ट कर दी। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसमें क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 18.3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिमेन्स इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और इंडिया में जो है वो 16.4% है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी 2024 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कौन कौन करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि 16.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, 16.4%। ये चीज़ याद रखना। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया की वैल्यू 0.403 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है एंड इट्स रैंकिंग इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज 102, ठीक है। और एक होता है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये भी एक इसी में पार्ट होता है। इसके अलावा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उसने SDG की लोकलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एविडेंस बेस्ड प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये रिपोर्ट ये लेके आए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि SDG की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जैसे हमने ऊपर देखा कि SDG और HDI जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कितना कर रहा है। तो ग्राम पंचायत जो है वो कैटेगराइज हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाई क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो इसमें क्या है, AFPAB, ठीक है, याद कर लो AFPAB, ये है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के स्कोर। तो ये अचीवर्स हैं, ये फ्रंट रनर्स हैं, ये आपके परफॉर्मर हैं, ये आपके एस्पिरेंट हैं और ये आपके बिगिनर हैं। तो देखो जो बिगिनर होता है वो एस्पिरेंट भी नहीं होता, वो फिर एस्पिरेंट बनता है जब थोड़ी तैयारी कर लेता है, उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू करता है। और अचीवर और फ्रंट रनर तो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद ऐसे कर लो। अब इसमें है क्या खास बात कि फुल अचीवर में नन है, ठीक है, कोई किसी को ऐड नहीं किया। सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट हैं 61%, ठीक है, बिगिनर भी कम है और ऊपर फ्रंट रनर भी कम है, बीच में परफॉर्मर थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऑर्डर में भी कि सबसे ज़्यादा कहाँ है तो थोड़ा याद रखना। फ्रंट रनर जो है, टॉप फ्रंट रनर गुजरात और तेलंगाना है इस वाली पंचायत एडवांसमेंट में, ठीक है। ये नहीं दिया कितने क्या हैं, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द स्टेट्स, गुजरात और तेलंगाना, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन माइनिंग, इंडिया का 4th पोजीशन है आयरन ओर प्रोडक्शन में, और 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन है आपका एल्यूमिनियम में, ठीक है। और ऑल टाइम हाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा कि आयरन ओर जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट पोजीशन है इन आयरन ओर प्रोडक्शन, और 289 मिलियन मेट्रिक टन। नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है, इतना याद ही रख लेना इसको कि आयरन ओर में नंबर 4 है और 289, और ये ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हुआ है आयरन ओर का इंडिया में, 289 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक। बाकी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, अब ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है ये आपका इंडिया में NSO करता है, याद रखना इसको, ठीक। नीति आयोग मत लगाए आना या कुछ और मत कराना, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स यहाँ से है। अब ये करता क्या है, ये रिजर्व की बात कर रहा है, तो हम जितने भी डेटा पढ़ेंगे वो रिजर्व की पढ़ेंगे। ऊपर जो हमने ये पढ़ा था ये प्रोडक्शन का डेटा था कि प्रोडक्शन का क्या है, और बाकी इसमें देखो डेटा सब ऐसे ही है कि इंक्रीज़ हुआ है, ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं समझ आएंगी और ना कोई मतलब की हैं। उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा कोल की, अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की बात करते हुए कोल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है, जो शेयर ऑफ रिजर्व है वो उड़ीसा में है, देन झारखंड एंड देन छत्तीसगढ़। उड़ीसा नंबर 1 है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। दिमाग में हो सकता है छत्तीसगढ़ आ जाए या झारखंड भी आ सकता है, झारखंड के बहुत ज़्यादा चांस हैं, बट याद रखना कि वासेपुर ऐसे ही बदनाम है, असली जो खेला कर रहा है वो उड़ीसा कर रहा है इन सो फार एज द कोल इज कंसर्न। देखो कोल गोल होता है, गोल उड़ीसा है, ओ है, ऐसे कुछ भी रिमेंबर
करने के लिए, याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बनाओ, बस याद रखो, क्योंकि अगर ये कोल में अगर झारखंड ऑप्शन में आए तो यू माइट बी कंफ्यूज कि रिजर्व वहाँ है, बट रिजर्व भी उड़ीसा में है अब, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा क्रूड ऑयल के रिजर्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ऑफशोर में है 32%, उसके बाद असम में, उसके बाद राजस्थान में, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के रिजर्व यहाँ पे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में अभी रिसेंटली शायद राजस्थान आया था, जब लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कौन कर रहा था, वो तब शायद राजस्थान ने किया था, बट अभी मेरे को नहीं याद है ये चीज़, क्योंकि ये चेंज होता रहता है डेटा। बट आपको अभी का डेटा ये याद रखना है कि रिजर्व में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ऑफशोर ये वाली चीज़ है, देन असम एंड देन राजस्थान। वॉर है, ठीक है, क्रूड ऑयल पे वॉर है। देखो क्रूड ऑयल कहाँ सबसे ज़्यादा है? मिडिल ईस्ट में वॉर होती रहती है, तो यहाँ पे भी वॉर है। वेस्टर्न ऑफशोर असम एंड देन आपका ये चीज़ राजस्थान, ठीक है। लेकिन जब नेचुरल गैस की बात आएगी तो देन यू विल फाइंड के वेस्टर्न ऑफशोर, फिर ईस्टर्न ऑफशोर, फिर यहाँ पे विया है, ठीक है। पहले वॉर हुआ, फिर विया हो गया, विया, ठीक है, विया, ठीक है, मतलब शादी। तो यहाँ पे वार और वी, वार बिया करके याद रख लो, बारबी डॉल नहीं, बार बिया, ठीक है। तो वॉर जो है वो अलग है, बिया अलग है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द थिंग्स कि ठीक है। कोल में हमने पता, कोल में तो सिंपली उड़ीसा नंबर 1 है, फिर उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ये तो कोल का हिसाब किताब हो गया। क्रूड ऑयल और फिर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में वॉर है और नेचुरल गैस में WEA है, बिया, वॉर बिया, ठीक है, वॉर बिया याद रख लो, बार बी याद रख लो, बार बी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ऐसा कुछ भी करके रिमेंबर करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो 21,000 मेगावाट जो है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इतना हो गया, एनर्जी पोटेंशियल कितना, 21,000 मेगावाट, ठीक। तो इस तरह से जितना ये पोटेंशियल है ना, इसी के अराउंड लगभग 29-30 हज़ार मेगावाट यूपी का टोटल प्रोडक्शन रहता है, इस तरह से कुछ है। मतलब ये क्या है, ये रिन्यूएबल का एक तरह से है, लेकिन यूपी का टोटल प्रोडक्शन जो एनर्जी का है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वगैरह, वो 29,000 30,000 के आसपास कुछ रहती है। तो ऐसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा दिमाग में, डेटा का तभी डेटा कुछ सेंस करता है, जो डेटा का सेंस तभी आएगा जब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें। इसके अलावा लार्जेस्ट शेयर ऑफ पोटेंशियल कम फ्रॉम एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का पोटेंशियल है, जो अभी हमारा 21,000 मेगावाट की जो हमने बात करी, तो वो डेटा उसमें 55% विंड का है, ये याद रखना, ठीक है। जो पोटेंशियल की बात हो रही है, प्रोडक्शन की नहीं हो रही है। पोटेंशियल सबसे ज़्यादा विंड में है, देन सोलर में है और देन लार्ज हाइड्रो में है, ठीक है। और स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो राजस्थान में है। ये सारी हम पोटेंशियलों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान में है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। तो राजस्थान इज टॉपर हेयर एज वेल, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कोल इन एनर्जी मिक्स, तो डोमिनेंस 79% है, और इससे ज़्यादा तो फिर डेटा फैक्ट यू कैन स्किप। अब क्या है, क्रूड ऑयल ये छोड़ो इसको। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये न्यूज़ में था, ये मॉस्पी लाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है उस पर सर्वे किया था इन्होंने। बहुत सारा डेटा है, रूरल अर्बन, ये वो कोई सेंस का नहीं है डेटा। आप सिंपली इतना याद रखो कि जो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। अराउंड 60% जो GDP का जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इस कंजम्पशन का है। तो यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE, क्योंकि इसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सर्वे करता है। तो ये रूरल अर्बन दोनों में बढ़ा है, ठीक है। और जो ब्रिज है, जो गैप है, वो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है रूरल और अर्बन में, और यहाँ पे केरला में सबसे कम गैप है, ठीक है। बाकी कोई डेटा का मतलब वो नहीं है कि इतना ज़्यादा याद करने का कोई मतलब नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप इट, ठीक। बस कौन रिलीज़ करता है और बेसिक क्या है, बेसिक यही है सबसे ज़्यादा बेसिक कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, और कौन रिलीज़ करता है, मॉस्पी रिलीज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो, एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइपो है, ठीक है, वो रहता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल ये मतलब इनोवेशन में रहता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका मतलब रिपोर्ट है, और इंडिया को रैंक दिया गया 43। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये रिपोर्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली, और इसमें इंडिया 43rd रैंक पे है, US UK टॉपर्स हैं इन सो फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा ना, 23 इकोनॉमीज़ हैं, वो 70% ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। तो ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक,
याद रखना इसको, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये रिपोर्ट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे। आपको देखो अभी मैंने क्या बताया था, जब ये लेक्चर शुरू किया था तो अराउंड 80 बिलियन क्या था हमारा, 80 बिलियन के अराउंड, $80 बिलियन के अराउंड हमारा क्या था, एफडीआई का इनफ्लो था 2024-25 में। अब क्या है, हम रेमिटेंस देख रहे हैं। रेमिटेंस जो हमारा है वो अभी 118 बिलियन के अराउंड है। ठीक, जस्ट नीड टू कंपेयर, थोड़ा सा डेटा ऐसे समझने की कोशिश क्या करो। जबकि फॉरेक्स रिजर्व हमारा अराउंड 700 बिलियन है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। 100 के अराउंड हमारा 100 बिलियन 118 बिलियन हमारा रेमिटेंसेज है 23-24 का। रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर लोग रहते हैं जो पैसा यहाँ भेजते हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, जो आरबीआई की रिपोर्ट है, रेमिटेंस सर्वे आरबीआई का है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, यूएस से आता है, उसके बाद यूएई से आता है। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एनआरआई है उसके 66% मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी एनआरआईज और काफ़ी यहाँ से लोग वर्कर्स जाते हैं, एंड दैट्स वाई दिस नंबर इज़ लार्जर। और रेमिटेंस जब भेजते हैं तो यूएस से ज़्यादा आता है, क्योंकि यूएस में भी जो स्टार्टअप वैली है, सॉरी स्टार्टअप नहीं, सिलिकॉन वैली है, तो वहाँ पे सभी यूएस में इंडिया के लोग हैं, तो दैट्स वाई दे आर सेंडिंग द रेमिटेंसेस। तो यूएस सबसे ज़्यादा, देन यूएई। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में डिक्लाइन हुआ है। कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बता रहा है कि जो हमारा, क्योंकि जो लोग यहाँ जाते हैं वो इतने स्किलफुल नहीं जाते, लेकिन जो यूएस में जाते हैं वो स्किल लोग जाते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स, वो जो जाते हैं आईटी सेक्टर में, वो सब होते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ थोड़ा बढ़ रहा है और यहाँ कम हो रहा है। यहाँ अनस्किल्ड जो वहाँ पे मतलब माइनिंग वगैरह और इन सब चीज़ों में करते होंगे जो भी, सो दैट इज़ द थिंग। और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो महाराष्ट्र रिमेन द लार्ज रेसिपिएंट स्टेट। एफडीआई में भी हमने देखा था कि मकड़ी थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका दिल्ली। लेकिन जब इसकी बात आएगी तो महाराष्ट्र अगेन टॉपर है, बट दूसरे नंबर पे केरला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वाली कौन सी मूवी थी, वो फाइल्स, केरला फाइल्स करके कुछ थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ आया था। तो बेसिकली यू नीड टू रिलेट विद दैट कि केरला से बहुत लोग कहाँ जाते हैं, गल्फ रीजन में जाते हैं, एंड दैट्स वाई द काइंड ऑफ रेमिटेंसेज दे आर सेंडिंग बैक टू देयर होम प्लेसेस। इट इज बिकॉज ऑफ दैट दे आर एट द सेकेंड पोजिशन, महाराष्ट्र एंड केरला। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर लाइक दिस। मकड़ी वाला वहाँ पे था, कहाँ था, आपका एफडीआई में, लेकिन जब रेमिटेंस का आएगा तो आपका महाराष्ट्र, केरला एंड देन तमिलनाडु, तेलंगाना, इस तरह से साउथ के स्टेट्स हैं। नाउ वर्ल्ड बिलीनियर लिस्ट रिपोर्ट फोर्ब्स की आई, इसमें क्या हुआ है, 3000 से ज़्यादा बिलीनियर हो गए हैं बिलीनियर। यूएसए में 902 हैं, 516 हैं, इंडिया में 205 हो गए हैं। तो ये चीज़ अभी हमने पहले ह्यूरॉन की रिच लिस्ट देखी थी, उसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी 17-18 रैंक पे थे, यहाँ 18 और 28 रैंक पे हैं। 92.5 बिलियन यूएस डॉलर की इनकी वर्थ है, मतलब जितना ये लोग रेमिटेंस में भेज रहे हैं उतना ऑलमोस्ट इनके पास पहले से है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक, ओवरऑल 205 बिलियन इंडिया में हैं। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स यही हैं, ये थोड़े पढ़ सकते हो, मेंस के लिए काफ़ी काम का है, अभी कोई काम का ये चीज़ें नहीं है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, कौन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वैसो, तो कभी भी इकोनॉमिक सोशल से रिलेटेड रिपोर्ट हो तो यही आती है आईएलओ के द्वारा। ठीक है, ऐसे इसकी और होती है जिसमें इकोनॉमिक मतलब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्क से रिलेटेड कुछ भी आएगा, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्क रिपोर्ट, सोशल इंडिकेटर इन वर्क रिलेटेड और वीमेन इन लेबर। तो इस तरह से लेबर का, वर्क का और सोशल वर्कर्स और इस तरह से वर्ड आएंगे, तो यू विल रिमेंबर के, यू हैव टू रिमेंबर के आईएलओ वहाँ पे रहता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्ड एट 5%, लेकिन अभी हमने देखा 3.2 था पीएलएफएस के हिसाब से, और यूपी का 2.4, ये इनका डेटा है, तो ये कह रहा है 5% है, रिमेंड स्टेडली। इतना ये वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे वर्ड की रिपोर्ट है आईएलओ की, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 12.6, तो देखो वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं कि अब ये डेटा यूज़ कर सकते हो मेंस में कि हमारे यहाँ तो भी कम है, वर्ल्ड में 5% है, तो ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो। लॉजिस्टिक रीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, देखो स्टेट्स की बात कर रहा है, एक होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, किसी स्टेट की नहीं कर रहा, तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। लेकिन जब लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स कह रहा है, तो ये हमारी स्टेट्स की बात हो रही है, तो ये तो वर्ल्ड बैंक नहीं करेगा, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। इन दिस वे यू नीड टू रिमेंबर कि लॉजिस्टिक्स की जब बात आएगी
तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड लेवल पे है और लीड्स हमारे लेवल पे है, और हमारे लेवल पे जो है वो मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक वाले से ही इंस्पायर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और सबसे अच्छा जो लॉजिस्टिक वाला चीज़ है वो गुजरात और कर्नाटका यहाँ पे भी है, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। अगेन गुजरात इज एट गुड प्लेस इन सो फार एज द लॉजिस्टिक्स आर कंसर्न, ठीक है। बाकी आप इसको इग्नोर कर सकते हो सारे डिटेल्स को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन करता है? रिलीज करता है आरबीआई। इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आरबीआई रिलीज करता है। जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसकी क्वालिटी देखने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए, उसको कैसे उसने ड्राइव करा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो देखने के लिए ये चीज़ की जाती है। और वेरियस पैरामीटर्स यहाँ ये यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल आउटले कितना है। देखो कैपिटल आउटले जैसे ही ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका क्वालिटी, गुड क्वालिटी बोला जाता है ना। तो ये चीज़ अब कैपिटल आउटले एक तो होता है कि इतने करोड़ का है, तो फिर उसको देखेंगे रिवेन्यू से कंपेयर करके कि इससे ज़्यादा है क्या, फिर देखेंगे जीडीपी रेस्पेक्ट में कितना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, तो ये सारी क्वालिटी को मेंशन करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिसलीनियस। तो मिसलीनियस में कुछ टॉपिक हैं एंड वी विल कवर देम एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिजाइनिंग अ पॉलिसी मीडियम। देखो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज की जब बात कर रहे हैं तो हम एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, और सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 29% टू इंडिया जीडीपी। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए रहता है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है अभी प्रीलिम्स के लिए वो ये है कि पहले नंबर था 1, 10 और 50, इतना बस मैं याद रखता था और वही आपको याद करने को बोलूँगा। देखो माइक्रो एंटरप्राइज, देखो एमएसएमई लिखो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक। पहले था 1, फिर 10, फिर 50। अब इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर देते थे, 1 से 5 कर दो, इतना याद कर लो, 1, 10, 50। जैसे किसी का नंबर याद करते हो ऐसे ही याद कर लो, 1, 10, 50, ठीक है। 1 में 10 कर दिया, फिर उसको 50 कर दिया, 1, 10, 50 कर लो, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यू विल गेट के टर्नओवर वाला रिकॉर्ड क्या है, 5 हो गया, 1 से 5, 10 से हो गया 5, 50, और इसका 50 हो गया 250। इस तरह से पहले याद था 1, 10, 50। अब इतना बस याद रख लोगे, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया रिवाइज करके, और बाकी चीज़ें सेम है। तो 1, 10, अब इसमें बस एक टेबल याद कर लो, 1, 10, 50 था, ठीक। 1, 10, 50 को इसमें 2 करोगे 2.5 आ जाएगा, फिर इसमें 10 में करोगे 25 आ जाएगा, और 50 में करोगे 125 आ जाएगा। 2.5 का बस मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही 2.5 का कर दिया तो अगला स्टेप सेम है, 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, देखो अब सॉरी 5 का नहीं है ये, यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और यहाँ पे जो पहले था उसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी है। अब पिछले अगर याद है तो उससे मॉडिफाई कर लो, अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट इसको कर लो, ठीक है। तो इसमें इस प्रीलिम्स में मॉक में ऐसे भी आ सकता है कि प्रीवियस जो थी उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और जो ये वाली टर्नओवर वाली है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर ये बोल दे कि इसमें मतलब इसमें कुछ चेंज कर दे तो गलत हो जाएगा। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर लाइक दिस। ग्लोबल पैंडेमिक रिपोर्ट WHO लेके आया। कौन लेके आया? WHO। इसका सेक्शन आर्टिकल 19 है WHO का, जहाँ पे लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये लेकर आ सकता है। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है आज तक WHO जब ये ऐसा कुछ किया है कि ग्लोबल पैंडेमिक रिपोर्ट, और इससे पहले टोबैको रिपोर्ट कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको रिपोर्ट 2003 भी लाया था। तो ये पहला था जब ये लीगल इंस्ट्रूमेंट कुछ लेके आया था, और दूसरा अब हो गया जब ये पैंडेमिक रिपोर्ट लेके आ गया है। ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगी जब 60 कंट्रीज को वो कर देंगी रेटिफाई। और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, उस रेस्पेक्ट में उस टाइम पे ये पैंडेमिक वाला आई थी ट्रीटी, ठीक है। इंडियाज मेजर पोर्ट और उनके हिस्टोरिक माइलस्टोन। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले एक माइलस्टोन यही देखा था कि जो कार्गो वाला जो इफेक्टिवनेस है उसको, उसके रेस्पेक्ट में हमने NTR मतलब वो जो रिपोर्ट देखी थी टाइम रिलीज, तो वो वाली थी। वैसे ही यहाँ पे कुछ माइलस्टोन है। 4.3% कार्गो हैंडलिंग में जो है रेट, ग्रोथ रेट है। इसके अलावा पहली बार हुआ है हिस्ट्री ऑफ मेजर पोर्ट में कि पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट एंड इन्होंने सरपास किया है 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क, ठीक है। 150 मिलियन मार्क कार्गो हैंडलिंग का जो मार्क है वो यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है। इसके अलावा 2 years ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा, ये एक्टा पे क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। ये एक्टा किसके साथ है? एक्टा है आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये किसके साथ है? FTA है एक, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसकी हाईलाइट्स, इसके अचीवमेंट, तो डबल हो गया है ट्रेड, इतना याद रख लो बस कि हो गया था उस साल 26 में, उसके बाद कुछ कम हुआ है, बट इतना अब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आ चुका है एक बार।
इसके अलावा हुआ कब था, 22 में हुआ था, 2 साल हो गए हैं। टैरिफ रिडक्शन हर जगह, यही मेंस में भी आएगा तो टैरिफ रिडक्शन ही होता है जनरली, तो ये डेटा है, ये मेंस में अब एनालिसिस आएगा तो काम आएगा, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंडिया, अब शॉर्ट्स में कुछ न्यूज़ हैं 2-3 पेज में, ठीक है, इनको एक बारी देख लेते हैं, देन वी विल बी डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है दैट आई विल टीच यू सेपरेटली, या फिर उसके आप अलग से देख सकते हो, कोई सेंस नहीं है इसमें 2 पेज में वो खिचड़ी सी पढ़ने का, दिमाग खराब करने की बात है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम कंजेस्टेड सा लिखा रहता है। तो उससे बेटर है आप जो पुराने वीडियोस लोग बना चुके हैं यूट्यूब पे, या मैं अलग से ही उस पर बजट पे और इकोनॉमिक सर्वे पे बना दूंगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट अवार्ड यहाँ पे मिला, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 जो DFS देता है वो यहाँ पे मिला। क्यों मिला? क्योंकि सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन अमंग इन ऑल, जो जितने पेमेंट बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिजिटल पेमेंट हुए, पेमेंट बैंक में, दैट्स वाई अमंग ऑल द पेमेंट्स बैंक में ये नंबर 1 आया है डिजिटल, ये DFS के परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एंड दैट्स वाई दे हैव वॉन दिस अवार्ड। इसके अलावा इरेडा को एक्सीलेंस रेटिंग मिली है। इरेडा क्या है? इरेडा एक NBFC है, ठीक है, ये UPSC का PYQ है, इरेडा के ऊपर आया था, तो ये एक NBFC है और ग्रीन फाइनेंसिंग में काम करती है। तो CPSC के जब इवेल्युएशन हुआ, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, तो इसको एक्सीलेंट कैटेगरी मिली, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव PDS के लिए कुछ आए थे, डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। अभी थोड़ी देर बाद फिर से एक इस पे आएगा PDS के रिफॉर्म में, जो मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 PSUs को मिनी रत्ना मिला, ठीक है, MIL, ANVL, IOL, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मिलते रहते हैं, क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अगेन ये वाली चीज़ मैं पहले बोला था कि रिपीटेड है, अब रिपीटेड है, पहले नहीं थी। IEA ने जो है बनाई है और इसने बोला है कि रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.3 ट्रिलियन हो जाएगा यहाँ पे, और 2.2 ट्रिलियन जो है वो आपका 3.3 ट्रिलियन 2025 का है, 2.2 ट्रिलियन जो है वो है यहाँ पे, और 1.1 ट्रिलियन जो है वो आपका फॉजिल में है, जो वहाँ लिखा हुआ था डबल वाली बात, ठीक है। और ये लॉन्च यहाँ पे हुआ, निवेशक शिविर हुआ है। निवेशक शिविर कौन करेगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेबी के साथ यहाँ पे किए निवेशक जो इन्वेस्टर हैं उनका शिविर, और इन्वेस्टर ये जो एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, ठीक है, IEPFA, ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जैसे डिपॉजिटर्स का, कोई किसी का पैसा है, नॉमिनी नहीं है, एंड देन वो जो पैसा है, जैसे उद्गम पोर्टल बैंकिंग के केस में होता है पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे भी एक होता है अवेयरनेस वगैरह के लिए, IDA करके शायद कुछ नाम होता है, या डिपॉजिटर अवेयरनेस करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे यहाँ पे इससे जो शेयर मार्केट और इसमें है, तो ये IEPFA है, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन अथॉरिटी, फंड अथॉरिटी, ठीक। इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो ये जो मॉर्निंग स्टार DRS है, इसने BBB दी है, स्टेबल आउटलुक दिया है। इसके अलावा रिवाइज शक्ति पॉलिसी क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो कोयला के एलोकेशन के लिए, कोल एलोकेशन के लिए ये पॉलिसी थी, अब इसको 2017 में आई थी, अब रिसेंटली इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको रिवाइज किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में। शक्ति पॉलिसी कोयला से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ कोल से रिलेटेड है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एग्जीबिशन कहाँ हुई? रॉटरडैम, नेदरलैंड में। संतोष कुमार सारंगी सेक्रेटरी ऑफ MNRE जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 3 मेजर इंडियन पोर्ट आइडेंटिफाई हुए हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में, एक तो कांडला पोर्ट गुजरात, पारादीप एंड आपका टूटीकोरिन, ठीक है, कांडला, पारादीप और टूटीकोरिन। PM इंटर्नशिप स्कीम, इसमें क्या था? 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में 5 साल के अंदर मतलब एक तरह से इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें मंथली स्टाइपेंड 5,000 होगा और एक बार 6,000 रुपये PM किसान की तरह दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार 6,000 दिए जाएंगे। मातृवंदना योजना में भी 6,000 दिए जाते हैं, PM किसान में भी 6,000 दिए जाते थे, यहाँ पे भी 6,000 दे दिए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 जो है पर मंथ यहाँ पे रहेगा। 500 कंपनी होंगी, उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप वगैरह दी जाएगी। PM इंटर्नशिप स्कीम यही है। इसके अलावा RBI का कैंपेन हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, RBI और NCFE ने अवेयरनेस के लिए किया है। इसमें क्या हुआ है? फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर बनाए गए हैं। RBI कहता है, कैंपेन बनाया गया है कि RBI ये कहता है, RBI वो कहता है, और फेम बुकलेट जारी करी गई है, फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज बुकलेट, फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज बुकलेट। तो फेम बुकलेट RBI कहता है इनिशिएटिव,
और फाइनेंशियल ये वाला लिटरेसी सेंटर लीड बैंक जो हैं वो गाइड करेंगे, लीड बैंक्स गाइड करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर को। तो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर की बात है, इसके अलावा आरबीआई कहता है की बात है, और फेम की बात है। इसके अलावा फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एनएसओ ने ये वाला सर्वे किया है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पे। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट में इंडिया को 84th रैंक मिली है, 84 कोस की परिक्रमा और 84 मिली है रैंक फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी में। इसके अलावा इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर FY 2024 में जो लेटेस्ट डेटा है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स का, तो ये डेटा इंडिया चाइना है ऑब्वियसली, और ये सर्वे का डेटा भी यही कहता है हमेशा। इसके अलावा स्वावलंबनी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज और नीति आयोग ने मिलकर बनाई है। असम के अंदर, मेघालय के अंदर और मिजोरम के अंदर विमेन एंटरप्राइजेस को वो करने के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये स्कीम आई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज प्लस नीति आयोग इन नॉर्थ ईस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या करेगी, स्वावलंबनी यहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। भीम का 3.0 वर्जन आ गया है, किसने किया है, NVSL। NVSL क्या है, NPCI भीम सर्विस लिमिटेड, NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। ये NPCI की एक सब्सिडरी कंपनी की तरह काम कर रही है, भीम 3.0 लाई है। खास बात इसमें क्या है कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट अब यहाँ पे भीम ऐप में मिलेगा, इतना बस आपको पता होना चाहिए कि मल्टी लैंग्वेज वाली चीज़ यहाँ हो गई है। नीति आयोग का रिपोर्ट है ऑटोमोटिव सेक्टर पे, इसमें बोला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। जो रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के हैं। ऑटोमोटिव रिपोर्ट, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो जीडीपी में 7.1% और मैन्युफैक्चरिंग में 49% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रिपोर्ट कौन लाया ये पता होना चाहिए, सुमन बेरी जो है वो करंट वाइस चेयरमैन है, याद रखना। इसके अलावा डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी वो अब मार्च 26, 2025 से खत्म हो जाएगी, बस इतना सा बात है, याद रखना इसको। इंडियाज एक्सपोर्ट सोलर टू हिस्टोरिक हाई, जो एक्सपोर्ट है सोल टू हिस्टोरिक हाई, इंडिया का एक्सपोर्ट, अभी हमने ऊपर डेटा पढ़ा था कि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट का 2.8% है इन सो फार एज द मर्चेंडाइज इज कंसर्न, लेकिन अगर बात करेंगे सर्विस की तो इट इज़ 4.4%, और यहाँ पे ये आता है लगभग 18वें नंबर पे एक्सपोर्ट में। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट सर्विस की एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो ये आता है 7वें नंबर पे। ये डेटा था हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, $778 बिलियन के तहत के आंकड़े को क्रॉस करके हुए 67% इंक्रीज हुआ है 13-14 से, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 437 है और ये वाला एक्सपोर्ट 341 है। ये वही चीज़ें हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसको कर दोगे तो ये वर्ल्ड का ग्लोबल एक्सपोर्ट का 2.8 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 341, टोटल 778 बिलियन के अराउंड है। 700 बिलियन के अराउंड क्या है, मैंने क्या बोला था, फॉरेक्स रिजर्व है, और हमारा जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है वो 778 बिलियन हमें यहाँ पता लग गया। 80 बिलियन के आसपास क्या है हमारा नॉट रेमिटेंस, हमारा FDI इनफ्लो है। रेमिटेंस हमारा 118 बिलियन के आसपास है। तो यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स लाइक दिस, और इस वजह से ऐसे अगर कर लोगे तो कहीं पे कोई ट्रिक करेगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये ऑल टाइम हाई, मतलब सोल टू हाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई लिखा है या हाई लिखा है, हिस्टोरिक हाई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 778 बिलियन का ये यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसशिपमेंट पाइप जो है वो टाटा स्टील ने, इस पाइप का नाम है API X65 पाइप्स। ठीक है, तो ये कहीं पे इंस्टॉल किए, टाटा स्टील ने करे हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप। याद रखना हाइड्रोजन पे फोकस है, हाइड्रो मिशन वगैरह भी चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोजन पाइप्स आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर PM कृषि सिंचाई योजना, 56 एडिशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाएंगे। ये वाटर शेड डेवलपमेंट वैसे तो स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंदर एक्सेलरेटेड बेनिफिट प्रोग्राम और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप सॉरी। इसके अलावा वाटर शेड डेवलपमेंट फोकस है, और ये करता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये खास बात है, याद रखना इसको। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट में इसका काम है। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग ये प्लेटफॉर्म है, ये फोरम कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इस पर ये फोरम की वो ये मीटिंग वगैरह। नेशनल टर्मरिक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो दिल्ली में लॉन्च हुआ, लेकिन बनेगा कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है, निजामाबाद तेलंगाना में। तेलंगाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द कंट्री। और ओवरऑल ये चीज़ याद रखना कि ग्लोबल पोजीशन ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। ये चीज़ याद रखना कि हम बनाते भी हैं, फिर हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। सब में नंबर 1 है इंडिया टर्मरिक में। और सेम यही केस है पल्सेज में। पल्सेज में भी यही है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। ठीक, याद रखना ये चीज़। और इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है? 70% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक एंड 62% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया इज द लीडर। आई होप यू आर गेटिंग। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ये शॉर्ट न्यूज़ पढ़ना शुरू करा था तो पीडीएस के 3 इनिशिएटिव हमने पढ़े थे। डीपो करके एक पोर्टल था डीपो से रिलेटेड, फिर उसके बाद 2 अन्न करके पोर्टल थे, अन्न सहायता ग्रीवेंस रिड्रेसल और अन्न मित्रा। तो ऐसे ही इसमें 2 और हैं, स्कैन है और आपका स्कैन पोर्टल है, और दूसरा अन्न चक्र पोर्टल है। अन्न चक्र और स्कैन। ठीक है, स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए पोर्टल। तो स्कैन सिस्टम क्या करेगा? सब्सिडी वगैरह को स्ट्रीमलाइन करेगा, और एक अन्न चक्र भी है। तो 2 यहाँ पे और पढ़ लिए। तो हमने 5 पीडीएस रिफॉर्म से रिलेटेड हमने इनिशिएटिव इस पूरे वीडियो में अभी तक देख लिए हैं, और अब इससे आगे नहीं देखेंगे। 5 ही हैं इसमें जो दिए थे। ठीक है, 5 को याद रखना, मेंस के नोट्स में इसको ऐड कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी आया था, हर बार आता है। ठीक है, LIC बीमा सखी योजना। तो बीमा सखी योजना नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया। बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में LIC बीमा सखी योजना लॉन्च करी। ग्रिडकॉन क्या है? ग्रिडकॉन की एक जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि। कहाँ है यशोभूमि? द्वारका, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे ग्रिडकॉन की एक मीटिंग, ग्रिडकॉन का एक वो हुआ। ठीक है, ग्रिडकॉन में पावर ग्रिड ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और इसकी थीम थी इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस। ठीक है, तो ग्रिडकॉन, पावर ग्रिड, इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस वाज द थीम। यूपीआई के पेमेंट में बहुत सर्ज हुआ है। जो टोटल ट्रांजैक्शन है 2023-24 में, उसमें से 70% इज अ वेरी बिग नंबर। 70% ऑफ द टोटल डिजिटल पेमेंट यूपीआई से जो हुए हैं, डिजिटल हुए हैं। डिजिटल में से 70% यूपीआई से हुए हैं, बाकी सारे इधर उधर की चीजें हैं। CAGR जो ग्रोथ का है ना, वो 69% है। तो यूपीआई ने मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन यूपीआई के देखने को मिले हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कहा गया था यूएन के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। और कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, इसकी मीटिंग हुई और थीम था ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिशरी और ये हुई थी, तो ये मेंस वगैरह में भी यूज है, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ। ब्लू ग्रोथ मतलब क्या है? ब्लू ग्रोथ मतलब ओशियन वाली ग्रोथ, उसको ग्रीन करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, फिशरी एक्वाकल्चर को ग्रीन करना है। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया 2nd है, फिश और एक्वाकल्चर दोनों में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ी सी। और फिशरी में भी अगर स्टेटमेंट आ जाए ना कि इनलैंड फिशरी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो ये सही है। इनलैंड फिशरी ऑफशोर, जो कोस्टल फिशरी है, जो शोर वाली फिशरी है, वो कम है। इनलैंड वाली 75% है, और स्टेट वाइज आंध्रा नंबर 1 है। तो अंडे में, एग में भी आंध्रा नंबर 1, एग, अंडा, आंध्रा, अंडा। ठीक है, तो आंध्रा यहाँ नंबर 1 है, और दूसरा फिशरीज में भी नंबर 1 है। और वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट है वो गुजरात की रहती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश ही है दूसरे नंबर पे। एंड दैट्स वाई यू कैन रिलेट कि जब कोस्ट ज़्यादा है तो फिशरी भी ज़्यादा है। इस तरह से भी कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो। गुजरात में कोस्ट ज़्यादा है, बट वहाँ पे नदी वदी और वो नहीं जाती हैं इतना ज़्यादा, तो शायद पानी अच्छा नहीं होगा, वॉट एवर, कुछ भी ऐसे लॉजिक लगा के बस याद रख लो। आंध्रा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज इन इंडिया, फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल। तो इसी तरफ रिवर्स वगैरह ज़्यादा जाती हैं, तो शायद प्रॉपर वो न्यूट्रिशन और वो मिलता होगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया हनी अलायंस जो है, हाइप्स टू होम। FDI लिमिट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर की बढ़ा के 74 से अब 100% कर दी गई है। इंडस फूड 2025 की मीटिंग ग्रेटर नोएडा में, ये इनिशिएटिव इंडस फूड वाला ये एक्सपो टाइप से हुआ था, और इसको कराया गया ना ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने। कहाँ हुआ था ये? ग्रेटर नोएडा में। गवर्नमेंट ने अनवील किया जलवाहक। जलवाहक क्या है? कार्गो प्रमोशन पॉलिसी है, जिसको जलवाहक बोल रहे हैं। कौन करेगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यहाँ पे करेगी, और फोकस किया जाएगा कि कार्गो प्रमोशन कहाँ करना है। नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा पे है, नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र पे है, और नेशनल वाटरवे 16 जो रिवर बराक पे है। 1 और 2 तो पता होगा, 16 याद रख लो, बराक रिवर पे है। इसके अलावा डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे डिवोल्यूशन कितना हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज करा 1,73,000 करोड़। ये डबल है ऑलमोस्ट, पिछले बार 89,000 करोड़ था।
तो ये डबल ऑलमोस्ट हो गया है जो हमारा सेंट्रल डिवोल्यूशन टू स्टेट्स है। ठीक है, इसके बाद लाइट हाउस टूरिज्म प्रमोट करने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 में ये चीज़ हुई थी। और रिसेंटली क्या हुआ है, लाइट हाउस प्रमोशन के पॉलिसी के लिए पहले एडिशन में फोर्ट अगुवाड़ा गोवा अगुवाड़ा और उड़ीसा में आपको चौमुख और धामरा ये जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद विरासत सेलिब्रेटिंग हैंडवोवन साड़ी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। विरासत ये जनपद में हैंडलूम हाथ पे ये चीज़ें हुई। माई साड़ी माई प्राइड ये साड़ी से रिलेटेड था। हिंडल्को, वैसे हिंडल्को का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, लेकिन ये एल्यूमिनियम के साथ कॉपर में भी है एंड दैट्स वाई इट जॉइंड द इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। जो एनवीडिया है, एनवीडिया उसने एप्पल को सरपास कर दिया मार्केट वैल्यू में। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, 84th रैंक थी इसमें शायद इंडिया की, 84 जो मैंने बोला था, 84 कोर्स। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन जो मार्केट है इंडिया बन गया है। ठीक, तो थर्ड बाई वैल्यू एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट ये चीज़ है। इसके अलावा म्यूल हंटर आरबीआई का इनिशिएटिव था। आरबीआई का एक इनोवेशन हब है जो कहाँ है, बेंगलोर में। इसने एक म्यूल हंटर लाया था। तो मनी म्यूल सुने होंगे, मनी म्यूल मतलब जो मनी को इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया जाता है, लेयरिंग वगैरह की प्रोसेस में, तो मनी म्यूल को हंट करने के लिए मनी म्यूल हंटर इनिशिएटिव आया था। इंडिया का जीडीपी बेस ईयर चेंज करने की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है, सो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएफसी ने अनाउंस किया इन्वेस्ट करेगा 400 मिलियन। फाइनेंशियल जीके इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम, निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी को टारगेट किया जाएगा और एमएसएमई क्लस्टर वगैरह को प्रमोट किया जाएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ट्रांसमिशन का रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन ये चीज़, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आया। कहाँ पे, वाराणसी और चंदौली में। ये ईज करेगा कंजेशन को और वही गति शक्ति के जो इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाएगा। पीएम ई ड्राइव स्कीम आई थी, ये ई बस से रिलेटेड है जो 10,900 करोड़ इसमें दिए गए। मेनली ये स्कीम जो है वो रिवॉल्यूशन लाएगा ई व्हीकल्स में। ठीक है, ई ड्राइव व्हीकल्स, पीएम ई ड्राइव। ठीक, पोषण माह जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च किया इन्होंने 7th राष्ट्रीय पोषण माह। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 6th एडिशन यहाँ पे है। और ख़ास बात ये है कि टॉप इंडियन साइट्स स्किल रैंकिंग में पंजाब, चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल, तो पंजाब चंडीगढ़ यहाँ नंबर 1 और 2 पे हैं। ठीक, HAL बिकम 14th महारत्ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होती मनी रत्ना नाम रत्ना, ऐसे बहुत फालतू का जनरल नॉलेज रहता है बैंकिंग टाइप का, लेकिन याद रख लो इसको 14th है क्योंकि। ठीक है, HAL ने बहुत ग्रो किया है 1-2 साल में, 1000% का लगभग शायद ग्रोथ है इसका। इसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं उस सब में। IIFT ने पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में खोला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 न्यू नवरत्नास जो हैं CPSE बन गए, ये ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया, ये न्यू दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया का 4th न्यू एडिशन। लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है ग्लोबल बायो इंडिया, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। जबकि इंडस फूड एक्सपो कहाँ हुई थी, ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद इसमें बजट और सर्वे दिया हुआ है 2-2 पेज इसमें, और इससे बेटर है कि बजट कहीं और से कर लो क्योंकि इसको मैं अलग से फिर बजट को लाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डेटा फैक्ट बिना बात का दिया हुआ है। तो जो जितना काम का जो इकोनॉमिक अफेयर्स था वो हमने इस वीडियो में अब तक देख लिया है एंड हमने ट्राई किया है कि जितना हो सके चीज़ें कवर हो जाएं सिंपलिस्टिक वे में, चाहे वो MSME आउटलुक हो, ई ड्राइव हो, एनवीडिया ने पास किया, इस तरीके की जीके भी हमने देखी। हमने इसमें ये भी देखा कि इनोवेशन हब में म्यूल हंटर आया था। विरासत करके एक साड़ी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, माई साड़ी माई प्राइड। इसके अलावा लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 2 एडिशन में फोर्ट अगोड़ा जो है वो गोवा में है, अगोड़ा, ठीक है, गोवाड़ा, ठीक है, और चामचोक और धमरा ये उड़ीसा में है। यहाँ पे लाइट हाउस प्रमोट किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये सब चीज़ें देखी कि डबल पैसा भेजा गया इस बार। जलवाहक जो थी कार्गो प्रमोशन पॉलिसी थी, इसमें नेशनल वाटरवे 16 बराक पे है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी। 70% जो है डिजिटल पेमेंट जो UPI है वो 70% ऑफ द डिजिटल पेमेंट बन गया है रिसेंटली। इसके अलावा इंश्योरेंस की लिमिट 100% कर दी गई है। इनलैंड फिशरी से 75% फिशरी डेवलपमेंट होता है। फिशरी और एक्वाकल्चर में इंडिया नंबर 2 है। LIC का बीमा सखी मोदी जी ने पानीपत से शुरू किया था। अन्न चक्र स्कैन, इसके अलावा डिपो पोर्टल और उसके अलावा अन्न सहायक ग्रीवेंस रिड्रेसल, इस तरह के 5 PDS के रिफॉर्म हमने देखे पूरे शॉर्ट्स न्यूज़ में। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है वो 778 बिलियन हो गया।
इसके अलावा इसमें हमने वो चीज़ भी रिवाइज करी कि 2.8 और 1 और आपका 2.8 जो है वो 1.8 है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, जबकि बाहर जब सर्विस एक्सपोर्ट की आएगी तो 4.4 है, उसमें इंडिया 7वें नंबर पे आता है। इसके अलावा टर्मरिक बोर्ड जो है वो निजामाबाद में हेडक्वार्टर बनेगा, तेलंगाना में निजामाबाद है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। नीति आयोग की ऑटोमोटिव रिपोर्ट आई थी जिसमें ऑटोमोटिव रिपोर्ट के ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में थोड़ा बात की गई। भीम 3.0 आया जो लैंग्वेज 15 मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रो ट्रांसपोर्टेशन पाइप जो है वो टाटा स्टील ने बनाई, API X65 पाइप इसका नाम था। वाटरशेड डेवलपमेंट में थोड़ा नए जिले जोड़े जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है। स्वावलंबनी जो इनिशिएटिव है वो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने नॉर्थ ईस्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वो लेकर आए थे। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है FY24 जो है वो चाइना था। PM इंटर्नशिप स्कीम में क्या होगा, 500 जो बड़ी बड़ी कंपनी है, 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये महीना मिलेंगे इंटर्नशिप के तौर पे, और 6,000 एक्स्ट्रा अलग से मिल जाएंगे। इसके अलावा RBI के 2-3 इनिशिएटिव थे। RBI कहता है फेम बुकलेट और FLCs यानी लिटरेसी कैंपेन। रिवाइव शक्ति पॉलिसी आई थी कोयला वाली। इसके बाद मॉर्निंग स्टार है, इसने BBB रैंकिंग दी थी इंडिया को, ठीक है। निवेशक शिविर जो है वो हुआ था जो IPEFA करके इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके द्वारा, ये सारी यहाँ पे चीज़ें थी। इसके अलावा एक्टा वगैरह US जो आपका ऑस्ट्रेलिया से है वो है। ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट दूसरा एग्रीमेंट अंडर सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इसके पहले टोबैको कंट्रोल आया था। MSME के हमने डेटा देखा कि MSME कैसे चेंज हुआ है, जो MSME का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मिसलिनियस के अलावा हमने सारी लीड्स देखा। लीड्स में आपने ये देखा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो ये लेके आती है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो देखा, ये वाली जो रिपोर्ट है वो हमारा लेके आता है RBI, ये चीज़ याद रखनी है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ये ILO लेके आता है। इसके अलावा जो बिलियनियर लिस्ट है फोर्ब्स लाया, उसमें अंबानी जी को और अडानी जी को दोनों को रैंक मिली, और ये चीज़ है। ह्यूरोन वाली हमने कल देखी थी। इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल अफेयर में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन कुछ हुआ है। इसके अलावा इंडिया का रेमिटेंस है तो वो अराउंड 118 बिलियन है, और US सबसे ज़्यादा बेचता है, UAE दूसरे नंबर पे बेचता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आता है, केरला में दूसरे नंबर पे आता है। यही चीज़ जब FDI की है तो थोड़ी अलग अलग है, मकड़ी बकड़ी है उसमें SCT है, तो ये चीज़ें हैं याद रखने को। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये चीज़ लेके आते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बढ़ा है, कौन लाता है, मोस्पी लाते हैं। इसके अलावा वार और भी याद कर लिया था। फॉसिल फ्यूल में उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ है। क्रूड ऑयल में वॉर है, वॉर में वेस्टर्न ऑफशोर है, उसके बाद असम है, उसके बाद राजस्थान है, और वी में आपका वेस्टर्न ऑफशोर, ईस्टर्न ऑफशोर एंड देन असम है। दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जिसे NSO पब्लिश करता है। इसके अलावा हमने कुछ और देखा था। प्रोडक्शन वाले में हमने देखा था कि इंडिया ऑल टाइम हाई 289 मिलियन मेट्रिक टन हमने प्रोड्यूस कर दिया है इस बार आयरन को, और हम नंबर 1 पे हैं। नॉट नंबर 1, नंबर 4 पे हैं, बट वी आर एट द ऑल टाइम हाई ऑफ आवर प्रोडक्शन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में जो टॉप फ्रंट रनर हैं उसमें गुजरात और तेलंगाना है। लोकलाइजेशन ऑफ SDG को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का ये इनिशिएटिव था। ग्रीन जेंडर डेवलपमेंट, ये HDR बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रैंक हमने देखी कि 99th रैंक इंडिया की है, और बाकी हमने एडजस्टमेंट देखे अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं उसमें। ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट IEA, इसमें हमने देखा था 2.2 ट्रिलियन, 1.1 ट्रिलियन, 3.3 ट्रिलियन, ये सारी बातें हैं। इसके बाद 99th रैंक हम देख चुके हैं, और इसके अलावा UN SDG, इसी तरह से हमने और भी चीज़ें देखी थी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कवर्ड द इकोनॉमिक अफेयर्स हमने पूरा देख लिया है इस वीडियो में। सो आई होप ये आपको पुराने वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और दिस इज़ इट फॉर द डे। पार्ट 4 के लिए स्टे ट्यून्ड, जिसमें हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। साइंटिफिक जो अफेयर्स थे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को कोशिश करूँगा छोटी रहे, और इस वीडियो को भी काफ़ी छोटा रखा गया। इसके अलावा जो साइंस के अलावा जो एनवायरनमेंट बचेगा उसको अगले 2 वीडियो में, ये साइंस और एनवायरनमेंट हम कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।